बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें जी। तो हम पढ़ रहे थे पंचायत। मुंशी प्रेमचंद ने ये अफसाना लिखा है, हमने इसको हाफ रीडिंग की थी और आज बाकी की करते हैं। चलें हम यहीं से आगाज़ करते हैं कि जब उसने पंचायत बिठाई और पंचायत में सब लोग बैठे और खाला ने अपने भांजे के बारे में बात की कि ये मुझे इसने ताहीन हयात यानी सारी उम्र मुझे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, लेकिन साल 6 महीने तो रो के गुजर गए, लेकिन अब ये मेरा कोई परेशान हाल नहीं है, मैं थाना कचहरी नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों को इसीलिए मैंने बुलाया पंचायत को कि मैं आप लोगों से अपना दुख बयान करूं और आप लोग जो राह निकाल दोगे मैं उस पर चलूँगी। अगर मेरी बुराई देखो तो मुझे आप लोग सज़ा देना, और अगर जुम्मन में देखो तो इसे समझाएं कि क्यों बेवा औरत की बददुआएं लेता है। तो यहाँ से फिर उससे आगे पंचायत क्या कहती है और क्या होता है, चलें हम आगाज़ करते हैं। रामधन मिसर बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बदते हो, अभी से तय कर लो। वो जुम्मन को मुखातिब होकर बोले कि किसको आप किन को अपना मुंसिफ मुकर्रर करना चाहते हो, अभी से तय कर लो, फिर बात आगे चलती है। जुम्मन ने हाज़रीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, यानी सब लोगों पे देखा जो सारे बैठे हुए थे। दलेराना अंदाज से कहा, यानी बहादुराना अंदाज से जैसे ललकार कर बोला, खाला जान जिसे चाहें पंच बनाएं, मुझे उज़र नहीं है। ये उसके नज़दीक था कि सब लोग तो मेरे अपने ही हैं, कौन मेरे ख़िलाफ़ जाएगा। कि खाला जान जिसे चाहें पंच बनाए, जिसे चाहे मुंसिफ बनाए, मुझे उज़र नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, इससे कोई एतराज़ नहीं है। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तो पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता। खाला अपने भांजे से बोलती है कि अल्लाह के बंदे तू खुद बता दो जिनको तुम चुनना चाहता है। जुम्मन ने बुढ़िया को गज़बनाक निगाहों से देखकर कहा। जुम्मन ने अपनी खाला को ऐसे गुस्से से देखा, अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ। अपनी खाला से बोला, जिसे चाहो पंच बना दो, कि तुम जिसे चाहती हो मुंसिफ बना दो, मेरी ज़ुबान ना ज़्यादा खुलवाओ कि तुम मेरे ख़िलाफ़ पंचायत ले आई हो। खाला ने जुम्मन के एतराज़ को ताड़ लिया, देख लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? जितने भी ये सारे लोग बैठे हैं सारे तेरे दुश्मन हैं कि मेरे साथ के हैं? अब सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तू मानेगा सबको, तो अगर तू बुरा समझता है, लेकिन अलगू चौधरी तो तेरा दोस्त है, चलो उसी को कर लेते हैं मुकर्रर। जुम्मन फरते मुसर्रत से बाग हो गई, यानी वो एकदम से उसका दिल खुशी से झूम उठा और वो उसने कहा कि मगर जब्त करके बोले, अपने आप पे काबू रख के बोले, अलगू चौधरी ही सही, अगर अलगू चौधरी को बनाना चाहती हो तो वही सही। अंदर से वो खुश था कि मेरा ही दोस्त बन रहा है। मेरे लिए जैसे रामधन मिसर वैसे अलगू कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगलें छाँकने लगा, अलगू इधर उधर देखने लगा कि मैंने तो खाला से कहा था कि मैं आऊँगा लेकिन बोलूँगा नहीं, कि दोनों साइडें रह जाएंगी। इस जमीले में नहीं फंसना चाहते थे। मोतरज़ाना अंदाज से कहा, यानी एतराज़ करते हुए कि मुझे रहने, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, फिर भी तुमने मुझे मुकर्रर कर लिया। वो उसकी खाला से, खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। पंच के मुँह से जो बात निकलती है, यानी मुंसिफ के मुँह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है, और हमसे भी जो बन पड़ा, हमसे भी जो कुछ हो सका हम तुम्हारी खिदमत करते आए हैं। मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त हैं, और पंचायत का मकसद भी यही होता है, उसका तकाजा भी यही है, कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, उसने इंसाफ करना होता है, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल क्या सुनाया, अपनी बात बताई, तुम को भी जो कुछ कहना हो कहो। जब उसने कह दिया फिर उसने कहा कि जो कुछ तुम्हें कहना है जुम्मन तुम भी कहो। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए और बोले, यानी बड़ी रौबदार अंदाज में खड़ा हुआ, पंचों मैं खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ, कि अपनी माँ की तरह ही समझता हूँ। इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखता, कुछ कसर नहीं रखता, कोई कमी नहीं रखी मैंने इनकी खिदमत में। और हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, यानी औरतों में, मेरी बीवी में और खाला में कोई लड़ाई झगड़ा रहता है, इसमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो ये आदत होती है
ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। कि जो खाला कहती है कि मेरा फिक्स कर दो या मुझे कोई खर्चा दिया करो, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं दे सकता। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सारों और माथे पर, आगे आप जो हुक्म देंगे मैं उसको मानूंगा। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। अलगू यानी अदालत में आना जाना, माहिर बंदा था, उस ताल्लुक़ रहता था, कानूनी आदमी थे। जुम्मन से जिना करने लगे। जुम्मन अपने ही दोस्त से जिरा यानी बहस करने लगा। एक एक सवाल जुम्मन के दिल से पर हथौड़े की ज़रब की तरह लगता, कि बहुत ही गुस्से से ज़ोर से लगता कि मेरा ही दोस्त मुझसे इस तरह सवाल कर रहा है, पूछगिछ कर रहा है। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट गई कि इतनी देर में ऐसी क्या हुआ कि मामला ऐसे बदल गया कि मेरे जड़ खोदने पर माता है, बज़िद है, मेरी जड़ खोद रहा है, मुझे टटोल रहा है और मेरे साथ इस तरह की बहस कर रहा है। अच्छी दोस्ती निभाई है, अच्छी दोस्ती का हक़ अदा किया, निभाई है यानी अच्छी दोस्ती का हक़ अदा किया इसने। जिरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फ़ैसला सुनाया। लहजा नहायत संगीन और तहक्कुमाना था। संगीन यानी सख्त किस्म का, और हुक्म देने वाला अंदाज़ था, दबदबे वाला अंदाज़ था। शेख जुम्मन पंचों के ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है, यानी तुम ज़्यादती कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम। खेतों से माकूल नफ़ा होता है, यानी अच्छा मुनासिब नफ़ा हो जाता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो, यानी उनको महीने का उनको खर्चा लगा दो, इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा, यानी जो कब्ज़ा दिया जाता है, जो हिबा तोहफे के तौर पर दी जाने वाली ज़मीन जो अपने रिश्तेदार को दी जाती है, उसे तोहफ़तन हिबानामा तोहफ़तन दी जाती है, जो खाला ने अपने भांजे को दी थी, मनसूख हो जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जुम्मन ने फ़ैसला सुना और सुनाटे में आ गया, यानी एकदम से जब फ़ैसला सुना तो वो तो चुप्पी, उसको तो चुप्पी लग गई। अहबाब से कहने लगा, दोस्तों से कहने लगा, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है क्या? यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे, अपने ऊपर एतमाद करे, इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। बुनियादें, जड़ें क्या है? बुनियादें हिला दी। तनावर दरख्त यानी लंबा कद्दावर दरख्त जो था दोस्ती का, इतने अरसे से जो चला आ रहा था, का एक झोंका भी ना सह सका। वो अब भी मिलते थे, वो तीरों सफ़र की तरह, यानी आपस में वो एक दूसरे को बुरी तरह देखते थे। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी यानी दुश्मनी का ख्याल दूर ना होता था, और इंतकाम की ख्वाहिश यानी बदला लेने की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयाँ माल लाए थे, यानी जोड़ी लाए थे। पिछाई नस्ल या क्या खूबसूरत यानी अच्छी नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार यानी आसपास से लोग इन्हें देखने आते थे। इस पंचायत के एक महीना बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है, यानी ये धोखे की सज़ा है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया था ना। अलगू ने पंचायत में मेरे साथ मुझे इस तरह बातें की थी और मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था, तो ये उसकी सज़ा है, तभी उसका एक बैल मरा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेकोबत देखता है। मैंने तो सब्र कर लिया, लेकिन खुदा अच्छा बुरा देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ यानी डर हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है। अलगू के अंदर भी ये बात आने लगी कि जो मेरा ऐसे बैल को ऐसे कुछ हो गया है, जो मर गया है, तो लगा कि जैसे जुम्मन ने मेरे साथ उसकी दुश्मनी हो गई थी, वो उसी ने जहर दिलवाया होगा। इसके बरक्स यानी इसके उल्ट चौधराइन का ख्याल था, यानी जो अलगू की बीवी थी उसका ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है। जैसे औरतें कहती हैं कि जादू टूना करवाया गया है। चौधराइन और फ़हीमन में एक दिन ज़ोर शोर से ठनी, यानी दोनों जो थी, दोनों दोस्तों की बीवियों की आपस में एक दिन ज़ोर से ठनी, आपस में लड़ाई हुई। दोनों ख़वातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी, ऐसे लड़ी यानी कि मैदान जंग में ऐसी बातें की, तशबीहात और इस्तारों में बातें हुई। एक दूसरे के तशबीहात यानी लगा के जैसे बातें होती हैं ना अशारों कनायों से, ऐसे बातें हुई। बारे जुम्मन ने आग बुझाई, आके जुम्मन ने रोका उनको, बीवी को डांटा और ज़रमगाह से हटा ले गया। अपनी बीवी को फ़हीमन को डांटा और मैदान जंग से हटा कर ले गया, यानी जो जहाँ पे वो लड़ रही थी वहाँ से उनको हटाया। अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी, यानी वो जो मीठे मीठे बोल लड़ाई वाले कर रहे थे, उसने अच्छी खासी अपनी बीवी के डंडों से पिटाई की। फिर एक बैल किस काम का? इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। एक बैल तो किसी काम का नहीं था, बहुत जोड़ा उसका साथी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। ना चार
इसे बेच डालने की सलाह हुई, यानी जब कुछ ना हासिल हुआ तो उसको बेचने की आपस में मशवरे होने लगे। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हाँकते थे, यानी बैलगाड़ी चलाते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। वो गांव से गुड़ घी वगैरह भर के मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई, सोचा इसे ले लूं, यानी उसने सोचा जो एक बैल है अलगू के पास वो मैं ले लेता हूं। दाम यानी कीमत के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की भी कुछ परवाह ना की। चलें बेटे, आज हमने यहाँ तक रीडिंग की और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है बाकी हम अपनी रीडिंग मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये आपने इसको पूरे को पीछे से भी जो कल पढ़ा था उसको भी और इसको भी आपने अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, 2-3 दफ़ा दोहराई करनी है ताकि आपको खुलासा बनाने में मुश्किल पेश ना आए। ओके, चलो हाफिज़।